वेलकम बैक दोस्तों। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्लियामेंट और फाइनेंशियल पावर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन सेक्शन। ये टॉपिक एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है और यही से ट्रिकी एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ रखना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकली समझना है। एक काम करो, इस रिवीजन को 3 to 4 टाइम्स जरूर देखो, क्योंकि पॉलिटी में रेपिटेशन हाई रिटेंशन बनाता है। अब स्टार्ट करते हैं पार्डन पावर से। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास पार्डन पावर होती है, लेकिन दोनों की पावर्स कंप्लीटली सेम नहीं होती। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट की पार्डन पावर से रिलेटेड है और आर्टिकल 161 गवर्नर की पार्डन पावर से रिलेटेड है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स में डिफरेंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखो, गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता और कोर्ट मार्शियल केसेस में भी पार्डन नहीं दे सकता। ये पावर्स सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, प्रेसिडेंट की पार्डन पावर यूनियन लॉ, कोर्ट मार्शियल और डेथ सेंटेंस तीनों केसेस में अप्लाई होती है, लेकिन गवर्नर की पावर मेनली स्टेट लॉ केसेस तक लिमिटेड होती है। अब पार्डन पावर के इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं। पार्डन का मतलब होता है पनिशमेंट को कंप्लीटली माफ कर देना, यानी पर्सन कंप्लीटली फ्री हो जाता है। कॉम्यूटेशन का मतलब होता है पनिशमेंट का फॉर्म चेंज कर देना, जैसे डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देना। रिमिशन का मतलब होता है पनिशमेंट की ड्यूरेशन को कम कर देना, जैसे 10 इयर्स की पनिशमेंट को 5 इयर्स कर देना। रेस्पाइट का मतलब होता है स्पेशल ग्राउंड्स पर लाइटर पनिशमेंट देना, जैसे प्रेगनेंसी या हेल्थ कंडीशंस के बेसिस पर। रिप्राइव का मतलब होता है पनिशमेंट को टेम्पररीली डिले कर देना। स्पेशली डेथ सेंटेंस केसेस में ये टर्म इंपॉर्टेंट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रैप, पार्डन और एमनेस्टी सेम नहीं होते। एमनेस्टी जनरली पॉलिटिकल ऑफेंसेस में ग्रुप पार्डन होता है, जबकि पार्डन इंडिविजुअल बेसिस पर दिया जाता है। अब मनी बिल समझते हैं। यह पार्लियामेंट का बहुत फेवरेट पीवाईक्यू टॉपिक है। आर्टिकल 110 मनी बिल को डिफाइन करता है और आर्टिकल 109 उसके प्रोसीजर को एक्सप्लेन करता है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है और प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है या नहीं? आंसर हमेशा नो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का। स्पीकर सर्टिफाई करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं, और ट्रेडिशनली स्पीकर का डिसीजन फाइनल माना जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट पॉइंट याद रखो, केस पुत्तास्वामी केस और आधार जजमेंट में क्लैरिफाई हुआ था। ये करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब प्रोसीजर समझो। लोकसभा बिल पास करेगा, उसके बाद बिल राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज होते हैं रिकमेंडेशंस देने के लिए, लेकिन राज्यसभा की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती, यानी लोकसभा चाहे तो रिकमेंडेशंस मान सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। और अगर 14 डेज तक राज्यसभा एक्शन ना ले तो बिल ऑटोमेटिकली पास्ड माना जाता है। इसलिए मनी बिल में लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, मनी बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होती और प्रेसिडेंट मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न भी नहीं कर सकता, यानी सस्पेंसिव वीटो यहां अप्लाई नहीं होता। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल सेम नहीं होते। आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड है। फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। फाइनेंशियल बिल 1 में मनी बिल के प्रोविजंस भी होते हैं और ऑर्डिनरी बिल वेल प्रोविजंस भी, इसीलिए इसका नेचर मिक्स्ड होता है। अब एक गोल्डन स्टेटमेंट याद रखो, एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंशियल बिल, लेकिन एवरी फाइनेंशियल बिल इज नॉट अ मनी बिल। ये लाइन एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जा चुकी है। फाइनेंशियल बिल 1 भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है, लेकिन उसका प्रोसीजर ऑर्डिनरी बिल जैसा होता है, यानी राज्यसभा उसमें इक्वल रोल प्ले करती है और जॉइंट सिटिंग भी पॉसिबल होती है।